10वां दिन है। लगभग 18 घंटे हमने पूरे कर लिए 50 घंटों में से। आज 2 घंटे, कुल मिला के 20 घंटे हो जाएंगे। हमारी यात्रा अब मध्य के पड़ाव तक आ रही है। इसके बाद मैं थोड़ा धीमा हो जाऊंगा, सप्ताह में 3 बार बनाऊंगा। लेकिन जो हमारी एक तय योजना थी उसके तहत उंगलियों को और उंगलियों के अभ्यास तक सबको लेके जाएंगे, फिर थोड़े धीमे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यात्रा तेज गति से ले जाने वाली है ही नहीं। अब मैं जो प्रस्ताव आपके सामने रखूंगा वो काफी आपको सोच समझ के चुनने का प्रस्ताव है। मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, फिर आप शांति से मुझे बता सकते हैं कि इस दिशा में चले या ना चले, क्योंकि अलग अभ्यास है, अलग तरीका है। बहुत सारा आपको धीरज, हौसला और स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी। स्वाध्याय यानी आपको खुद को भी बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ेगी। ये थ्योरी कम, और इसमें थोड़ा गणित और थोड़ा शास्त्र आ जाएगा। इसमें आपने जबानी याद कर लिया और आपने बता दिया, ऐसा नहीं। तो मैं वो सारी चीजें आपको अभी आने वाले कुछ मिनटों में बताऊंगा। आप शांति से सभी लोग चुन लेना और गंभीरता पूर्वक चुनना, क्योंकि यात्रा बढ़ भी सकती है, घंटे कुछ और लग सकते हैं, और आपको स्वाध्याय की थोड़ी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और ये सारा जो अभ्यास है इसमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वैदिक में स्वाध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको सूत्र मिलते हैं, और सूत्रों के माध्यम से आप उन सूत्रों को याद कर लो तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाती है। लेकिन हमारे इसमें प्रत्यक्ष हाथ देखने का आपका स्वाध्याय, आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आगे की यात्रा में थोड़ी आपको ट्विस्ट वाली ही है, मैं आपको शांति से बताऊंगा। चलिए, यदि हाथ की उंगलियां चमचाकार आकार की हो या चौकोर की हो, उनमें गांठें हो, तो उंगलियों के प्राकृतिक गुण बढ़ जाएंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए वे केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकने वाली चीजों में ही विश्वास करते हैं। मैंने शायद ये कर लिया है। यानी संशयवाद उनके स्वभाव में होता है। इनकी विपरीत, यदि हाथ की उंगलियां चपटी, बहुत चपटी हो, तो उनकी स्वाभाविक प्रकृति अंतर्ज्ञान पर आधारित हल्के साहित्य कलाओं की रचना की ओर होती है। और इसलिए यदि ऐसी उंगलियों में गांठें हों तो उनमें दोष उत्पन्न हो सकता है। छोटी उंगलियों और उंगलियों के सिरों के भिन्न आकार, देखिए मित्रों, अब ये पड़ाव थोड़ा अलग है। उंगलियां अब तक हमने पढ़ी, अब उनके भिन्न सिर पढ़ेंगे। उंगलियों के प्रकार, दो लंबी उंगलियां और दो छोटी उंगलियां, लंबाई कैसे गिने? यदि उंगलियां हथेली पर बंद हो तो कलाई की पहली रेखा तक पहुंचती है और उसे लंबी उंगली मानते हैं। मैंने ये भी शायद बताया है। देखिए, कल हमने ये सब पढ़ा था, उंगली लंबी है या छोटी, इसको भी मैंने बताया था। संभवतः हम, मैं पुनः एक बार यहाँ से शुरू कर देता हूँ, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ। यही से शुरू कर देता हूँ। यदि हाथ की उंगलियां छोटी है तो ऐसे लोग किसी भी बात को तुरंत समझ लेंगे। उनके विचार तीव्र है, वे कुशल और सतर्क होते हैं। उनमें किसी भी विचार को व्यवहार में लाने की क्षमता होती है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले, हमारे जो आयोजक हैं, रावत जी, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बताई बात। मैंने उनको बताया कि आपकी उंगलियां लंबी है और चमचाकार है, तो उन्होंने तुरंत बता दिया, नहीं नहीं, मेरी उंगलियां छोटी है और चमचाकार है। और जैसे ही मैंने टेलीग्राम के संस्थापक की जानकारी भेजी, उन्होंने जानकारी तुरंत साझा कर दी, उसकी विस्तारित जानकारी हमको दे दी। और देखिए, उनके व्यक्तित्व से ये उंगलियां कैसे मेल खाती है। ऐसे लोग किसी भी बात को तुरंत समझ लेते हैं। उनके विचार तीव्र और कुशल होते हैं। एक मिसाल दूं मैं, कक्षा कितनी दिन की करनी है, सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, कौन से दिन हमारी कक्षा होगी और कौन से दिन छुट्टी होगी, कुछ बहस चल ही रही थी। उन्होंने एक वोटिंग का फॉर्म बना के भेज दिया।
आप अपने सारे रुझान इसमें स्पष्ट कर दो, हमें निर्णय लेने में आसान। मित्रों, ये देखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये लोग कितने फुर्तीले, तीव्र और कुशल सतर्क होते, देखे उनके विचार तीव्र होते हैं। चमचाकार उंगलियां छोटी होती है, तुरंत बात को पकड़ते हैं और बात में वो तुरंत अपना कार्य भी शुरू कर देते हैं। उनमें विचार को व्यवहार में लाने की क्षमता होती है। हमारे विचार में भी नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से एक रुझान का फॉर्म बाकायदा भेज दिया गया, लोगों ने उसमें रुझान भी लेने चालू कर दिए। सुबह में 6 बजे जब देख रहा हूं हमारी कक्षा की स्थिति क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रुझान स्पष्ट कर दिए थे कि हमें 3 दिन चाहिए, हमें सप्ताह में ये चाहिए वो चाहिए। कहने का तात्पर्य, इनमें व्यवहार को तुरंत गतिमान बनाने की एक बहुत अद्भुत क्षमता होती है। उनका स्वभाव थोड़ा उतावला और थोड़ा संदेही हो सकता है, संदेही हो सकता है, लेकिन उतावला जरूर। ये बात बहुत बिल्कुल ध्यान में रखें कि रावत साहब हमारे थोड़े तेज गति वाले हैं, ये तो पक्का है। ऐसे लोग किसी भी बात की तह तक जाकर जानकारी इकट्ठा करना पसंद नहीं करते। जैसे राधा जी मुझे लंबे समय से जांच रही है, परख रही है, मेरे साथ बहुत सारा समय बिता चुकी है, और तब जाके उन्होंने मेरे से अनुरोध किया था कि सर, हमें हस्त सामुद्रिक की कक्षा देनी। और मैंने रावत जी को जब बोला कि आप दोनों के सहयोग से हुआ, तो रावत जी बोले मैंने केवल राधा जी के विश्वास पर इस कक्षा के आयोजन के लिए सहमति जताई। देखिए, ऐसे लोग किसी बात की तह तक नहीं जाते हैं, उनको पसंद भी नहीं है, लेकिन वो तेज और व्यवहार पूर्ण निर्णय लेने में कुशल होते हैं। तो हमारी कक्षा के आयोजन में जब भी बड़ी कोई तेजी से मैसेज और कोई डिसीजन की बात आती है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय रावत साहब होते हैं। और कई बार हम भी संदेह में पड़ जाते हैं कि कितनी तेजी से ये आदमी ग्रहण भी करता है, अपने विचार भी रखता है, और कितनी तेजी से आगे निकल जाता है सब। उनमें सामाजिक शिष्टाचार की कमी होती है। यदि उंगलियां छोटी और उभरी हो, तो समझा जाता है कि व्यक्ति क्रूर और स्वार्थी है। किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने की आदत के कारण ऐसे लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। छोटी उंगलियां और हाथ पर भिन्न उभार छोटी उंगलियों के विचार पर करते समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के व्यक्ति की है। देखिए मित्रों, हमें हस्त सामुद्रिक में कई बार पूछा जाता है कि यह आदमी, इस आदमी के हाथ से कोई बड़े हादसे, कोई दुर्घटनाएं, किसी की जान लेने जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती है, तो रेखाओं में उसका वर्णन नहीं मिलेगा। रेखाओं में तो आपको मंगल और मंगल से संबंधित रेखाओं की जानकारी दी जाएगी, जो आपको संभवतः व्यक्ति की मानसिकता का कोई अनुमान नहीं देगा। वो तो विशिष्ट काल में होने वाली विशिष्ट घटना की तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी सामाजिक परिवेश में कुछ अलग और बड़ा गंभीर वर्तन करता है, तो उस व्यक्ति की वो एक रचना वैसी होती है, और उस रचना के तहत वो आदमी वैसी चीजों को उपलब्ध होगा। हम केवल हस्तरेखा देख के इतने गहन अभ्यास को चूक नहीं सकते। ज्यादातर लोग हस्तरेखा के माध्यम से देखते हैं और इस विषय को चूक जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें ये सारी चीजें बड़ी गंभीरता से देखनी है। कोई भी आपका विचार बने, कोई भी आपके दिमाग में बात आए, तुरंत आप सामने वाले से वो साझा ना करें। आपको खुद की तसल्ली करनी होगी, क्रॉस चेक करना होगा, बार बार सारी चीजों को सही ढंग से गिनना समझना होगा। आपका स्वाध्याय अच्छा चाहिए, पढ़ना मनोरंजक हो सकता है, हाथ देखना मनोरंजक नहीं हो सकता। हाथ देखना बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही जिम्मेदारी का। क्योंकि अब जब हम मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपके संभवतः पसीने छूट जाएंगे।
कोई चीज इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ लो। हमारे पास हस्त सामुद्रिक में इतनी क्षमता है कि हमें पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी की जरूरत ही नहीं है। हम डॉक्टरों के द्वारा जो रिपोर्ट्स बनवाए जाते हैं उसके पहले ही हम हाथ देके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, और वो 100% सत्य निकलती है। क्योंकि ये विज्ञान, ये मनोरंजन के लिए बना नहीं, ये इंसान की स्वास्थ्य और इंसान के संपूर्ण विकास के लिए बना है। तो इसको हमें बड़ी गंभीरता से, विशेष रूप के हस्तरक्षण शास्त्र को बड़ी गंभीरता से लेना हो। और गंभीर अभ्यास करना है तो फिर डर्मेटोग्राफिक्स में जाएंगे। वो ये यात्रा नहीं है, लेकिन इससे कई गुना गहन हो जाता है। केवल 10 उंगलियों पे 50 घंटा, वो भी पहले पोर। और इसको तो बहुत बड़ा क्षेत्र दिया है, बहुत बड़ी जगह दी है, बहुत सारे अभ्यास करने के मौके हैं, बहुत सारे बहाने हैं हाथ में। ये अंगूठा है, वो तर्जनी है, ये अनामिका, ये कनिष्ठ है। उसमें तो मात्र 10 उंगलियों के सिर आपके सामने रखे हैं, और आपको उसके पूर्ण व्यक्तित्व को जानना है। हमारे इस अभ्यास में बहुत सारे लोग अंगूठे से ऊपर भी अभ्यास बहुत बड़ा करते हैं। कई लोग तो हाथ के केवल देखने से आपकी जन्म पत्री बनाते हैं। तो यह अभ्यास अपने आप में इतना गहन और इतना विस्तारित है। आप जितने गुणी जनों के पास, सुधी जनों के पास, श्रेष्ठतम ज्ञानी लोगों के पास जाके बैठेंगे, आप उतनी श्रेष्ठतम चीजें आपको मिलती रहेगी, आप लेने में सक्षम बनेंगे। अभी मैंने राकेश भाई से बात करी थी, भदौरिया साहब अहमदाबाद से आते हैं, और मैं कहूं संभवतः विश्व के कुछ गिने चुने श्रेष्ठतम हस्त सामुद्रिक अभ्यासकों के एकदम ऊपरी पायदान पर बैठते हैं। मैं अगर उनके सामने दीपक हूं तो मेरे सामने सूरज जितनी प्रतिभा वो रखते हैं। अब उनकी छत्र छाया में उनके बिल्कुल प्रतिरूप हमारे राकेश भाई हैं। तो ऐसा है कि ये जो मंच है, इस मंच पे बहुत श्रेष्ठतम लोग बैठे हैं। आप देखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बहुत विस्तारित अभ्यास करने वाले, बहुत गहन अभ्यास करने वाले लोग हैं। हमें चुनना होगा कि हमें क्या लेना है, क्या देखना है। यदि बृहस्पति प्रभाव वाले व्यक्ति उंगलियां छोटी हो, तो यह महत्वाकांक्षा, सम्मान, धर्मपरायणता आदि गुणों का संकेत देती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के बल पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। देखिए, बृहस्पति प्रभाव वाले व्यक्ति की उंगलियां छोटी, मैं सभी उंगलियों की हथेली के साथ अनुपात जो है उसकी बात कर रहा हूं। बृहस्पति उंगली छोटी होने की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा आपको यहाँ पे संदेह हो सकता है मेरे विधान के कारण। आपकी कुल मिला के सभी उंगलियां अगर छोटी है, वो किसके, हथेली के अनुपात में, तो आप बड़े तेज विचारों वाले तो हो ही, लेकिन इनके पास महत्वाकांक्षा, सम्मान, धर्म परायणता आदि बहुत सारे संकेत आते हैं। शनि प्रभाव वाले व्यक्तियों की उंगलियां छोटी हो तो शनि के मूल गुण जो थोड़े कम हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर उदासीन, निराशा, तुच्छता आदि। शनि उंगली बड़ी होना गंभीर विचार व्यक्तित्व में बढ़ाते हैं। शनि का प्रभाव है, लेकिन उंगलियां छोटी हो गई, इनके अंदर की उदासी कम हो गई, निराशा कम हो गई, और लोगों की आलोचना करने का स्वभाव भी कम हो गया। या फिर बड़ी उंगली और शनि प्रभाव है तो यह आदमी आजीवन दूसरों की आलोचना करेगा, दूसरे की गलतियां निकालता रहेगा। तो ये सारे जो नकारात्मक भाव है इसमें कम हो जाएंगे। सूर्य के प्रभाव वाले लोगों के मामले में ऐसा व्यक्ति अधिक उत्साही, बुद्धिमान, फुर्तीला हो जाएगा। मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति के मामले में वह जल्दी निर्णय लेने वाला और हर चीज में बहुत सावधान रहने वाला हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं मंगल ग्रह से प्रभावित लोग जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति की उंगलियां छोटी हो तो वह और भी जल्दबाज, आक्रामक हो जाएगा। इससे मंगल ग्रह के प्रभावित व्यक्ति मूल गुणों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। मंगल ग्रहों का आगे चल के 2 मंगल ग्रहों में विस्तार होता है। फिलहाल मंगल ग्रह एक ही पकड़ के हम बात करें। मंगल ग्रह अपने आप में बहुत समझने वाली बात है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो उसके विस्तार में उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी तो इतना समझे कि कुल मिला के दोनों मंगलों के हिसाब से ये अनुपात हम रख रहे हैं। मंगल अगर आपके दोनों सही है, प्रभावी है, तो आप हर चीज में बहुत सावधान हो जाएंगे। और जल्दी गुस्सा करने वाले यदि ऐसे व्यक्ति छोटी उंगलियां हैं, और जल्दबाज और आक्रामक हो जाएंगे। इसमें मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति के मूल गुणों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रमा द्वारा शासित व्यक्ति का स्वभाव स्वप्निल, चंचल और स्वार्थी होता है। यदि ऐसे व्यक्ति की उंगलियां छोटी हो तो इन गुणों में थोड़ी कमी पाई जाएगी। ये सारी बातें आपको स्वाध्याय के माध्यम से आपके अंतरंग में उतारनी पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व में इसको उतारना होगा। यदि शुक्र ग्रह से शासित व्यक्ति की उंगलियां छोटी हो तो व्यक्ति उत्साही हो जाएगा, उसकी कला का विकास होगा, आंतरिक प्रेरणा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उच्च कोटि की कविताएं रची जाएगी। साथ में उन उंगलियों के कारण यह व्यक्ति भावनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाएगा और अपने प्रत्येक कार्य में उत्साह उत्पन्न करेगा। उसकी कला का विकास होगा, आंतरिक प्रेरणा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उच्च कोटि की कविताएं रची जाएंगी। ये ये भी संजोग बहुत कम बार देखने को मिले। मैं डर्मेटोग्राफिक्स की कक्षा में अक्सर एक मिसाल देता हूं। मैं आज यहाँ पे मुझे वो मिसाल देने का थोड़ी इच्छा हो रही है आपसे बताने की। आपके स्वतंत्रता के पहले लाहौर से एक कवयित्री भारत में आई है। आपका जो भारत पाक अलग अलग हुआ उसके पूर्व वो वहां रहती थी, और वहां से लाहौर से निकल के दिल्ली आ गई, और वो हमारे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम महिला कवयित्रियों के उच्चतम स्थान पर विराजित है। आपको ध्यान में आ रहा है कौन विदुषी है? अमृता प्रीतम। बिल्कुल, 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 बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। मुझे ये देखना था कि आप लोग साहित्य में क्या रुचि रखते हो। मित्रों, भारत को अगर एक हसीन ख्वाब पड़ता है कि कोई कवित्री भगवान के द्वारा बनाई जाए, तो अमृता प्रीतम जैसी कवित्री बन सकती है। इतनी श्रेष्ठतम निर्मित उनकी है। उन्होंने क्या लिखा ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको आपके अंतरात्मा से उसको स्पर्श करना, उसका अनुभव करना। लेकिन एक जो स्वतंत्रता के पूर्व का समय है और उसके पहले, मतलब लगभग 1500-1600, ईसा 1500-1600 के बीच की कहानी है। पंजाब प्रांत के एक सूफी संत वारिस शाह, बहुत गंभीरता से ध्यान में देना, वारिस शाह, जिन्होंने हीर रांझा लिखी है, उनकी जो नज्में हैं बड़ी सुंदर है पढ़ने की। मुझे साहित्य में बहुत रस है, कई बार मैं उन नज्मों को पढ़ता हूँ। वारिस शाह को पढ़िए। वारिस शाह को पढ़ने के बाद आप अमृता प्रीतम जी को पढ़िए। संभव हुआ तो इन दोनों को जीवन में चूकना मत। अमृता प्रीतम को तो जरूर पढ़ना। इनको चूक जाएंगे तो आप जीवन में एक श्रेष्ठतम ज्ञान को आपने छुआ नहीं, या वो ज्ञान आपके जीवन में आया नहीं, ऐसा कहना। इतनी श्रेष्ठ कवयित्री। तो वारिस शाह जो लिखते थे, वो बहुत ही जाने माने सूफी फकीर थे। अमृता प्रीतम जी ने वारिस शाह पे बहुत सारा लिखा, और वारिस शाह पे उन्होंने जो लिखा वो पाकिस्तान में आज भी बहुत सम्मान से पढ़ा जाता है। इन कलाकारों को आप सीमाओं में कैद नहीं कर सकते। कलाकार बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और उनको संपूर्ण विश्व में मान्यता मिलती है। ऐसा संस्कृत में कहते हैं कि स्वग्रह स्वग्रहे पूज्यते मूर्खम, स्वग्रामे पूज्यते गुरु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसकी वाहवाही केवल घर में होती है,
वो संभवतः मूर्ख लोग होते हैं। बाहर उनको कोई अच्छा नहीं कहता, लेकिन घर में सब उनको जब अच्छा कहने लगते हैं ना, मूर्ख लोग होते हैं। जिनका जिनका नाम बहुत केवल उनके गांव में लिया जाता है ना, वो उस गांव के प्रभु यानी उस गांव के मुखिया हो सकते हैं। स्वग्रहे पूज्यते मूर्खम, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा। जब किसी का उसके देश में बहुत सम्मान होता है तो वो उस देश का राजा। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अमृता जी वहां से यहां आ गई। अमृता जी वहां क्या छोड़ के आई, अब मैं आपको बताता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे नगीने हैं, ऐसे हीरे हैं ये धरती पर, इनको पढ़ना ही चाहिए। एक आदमी लाहौर से, एक कवि लाहौर का, एक लेखक, शायरी करने वाला आदमी, हमारी जो ये डिवाइडेशन हुई उसके बाद वो दिल्ली, कुछ सालों के बाद की बात है, डिवाइडेशन के कुछ सालों के बाद की बात, दिल्ली से निकला था, अमृतसर से, माफ करिए, लाहौर से निकला दिल्ली आने के लिए, अमृता प्रीतम जी को मिलने के लिए। उनकी वहां पे बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों भी बहुत अच्छे शायर, लेखक, कवि थे। तो वो रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, उस समय हवाई जहाज की उतनी सही सुविधा नहीं, तो रेलवे स्टेशन पे जाके वहां से दिल्ली के रेल पकड़नी थी। तो किसी के कारण से रेलवे स्टेशन पे एक आदमी, फल बेचने वाला, उसको पता चला कि ये महोदय दिल्ली जा रहे हैं, तो दौड़ के आए और उन्होंने उसको पूछा, साहब आप दिल्ली जाएंगे? तो बोले हाँ। क्या आप अमृता प्रीतम जी को मिलेंगे? तो बोले हाँ, मैं उसी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले अब आप मेरा एक काम जरूर करिए, आपको एक सौगात देता हूं, उस सौगात को आपको अमृता प्रीतम जी को देना है और कहना है कि मेरी इतनी ही क्षमता है, मैं यही दे सकता हूं आप, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपका, आपकी लेखनी का बहुत ज्यादा कायल हूँ, बहुत ही दीवाना हूं आपके सारे लिखने का, लिखावट का। और एक संदेशा दे दिया। वो बोले अगर उन्होंने ये मेरी गिफ्ट ले ली तो ये आगे का भी एक अल्फाज है वो उनको बता दीजिए। तो ठीक है बोले। उन्होंने वो उनके हाथ में गिफ्ट दे दी। आदमी रेलवे में चढ़ गया, दिल्ली आ गया। अब यात्रा लंबी है तो कुछ समय लगा, और वहां से फिर वो अमृता प्रीतम जी के घर पे आया। अमृता प्रीतम जी से मिला, बातें हुई, दोनों भी बहुत खुश हुए। निकलने का समय हुआ तो उन्होंने एक चीज अमृता प्रीतम जी के हाथ में दे दी और कहा कि आपका कोई एक वहां पे चहेता है, आपको बहुत सम्मान देने वाला आदमी है, उसने आपके लिए एक संदेश और ये एक सौगात भेजी है, आप इसको स्वीकार करें। तो अमृता प्रीतम जी भाव विभोर हो गई। उन्होंने तुरंत खोल के देखा क्या है, तो उसमें सब सूखे हुए, लगभग गल चुके केले थे। उसने वहां से लाहौर स्टेशन से तो केले ताजे दिए थे, लेकिन केले 2-3 दिन की यात्रा के बाद तो वो रेलवे के डिब्बों में बंद रहे के पूरे गल गए थे, सूख गए थे, उसमें कोई जान नहीं बची थी। और ये अगर सौगात है तो अमृता प्रीतम जी हैरान हो गई कि ये कैसी सौगात। उस आदमी ने बोला मैंने भी नहीं देखा क्या दिया, उन्होंने दिया, मैंने आपको ले दिया। और उन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर आप ये सौगात स्वीकार करती हो तो एक आपके लिए संदेश भी है। तो बोले बताइए क्या मेरे लिए संदेश है। तो मित्रों देखिए क्या होती है खूबसूरती, जब आपके व्यक्तित्व में साक्षात भगवान अपने हाथ में लेखनी लिख के, उनके हाथ की लेखनी भगवान खुद लेके लिखते हैं और कुछ विशेष पंक्तियां, कुछ विशेष साहित्य जन्म ले। वो आदमी, उसने पूछा था कि क्या आप अमृता प्रीतम जी से मिलने के लिए पिंपरी चिंचवड साकडीत आढळली जिवंत आळी. आवाज किसी पिंपरी चिंचवड. देखिए उन्होंने कहा था कि क्या वही अमृता जी है जो वारिस शाह पे लिखती है? तो बोले हाँ।
तो इनको सौगात देना और मेरा ये संदेश है। तो मित्रों, संदेश सुनने जैसे उन्होंने कहा, अगर अमृता प्रीतम जी मेरी सौगात कबूल करती है तो उनको कहना मेरी आधी हज हो गई। मित्रों, मैं जब भी ये पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्या आप में से किसी के अंतकरण को ये शब्द छू गए? किसी को ऐसा लगा कि कुछ हम जो सुन रहे हैं वो कितना अभिभूत होने वाला, कितना कितना भावस्पर्शी? मित्रों, मुस्लिम लोगों में हज का बहुत महत्व है। जैसे हमें बनारस में जाके काशी विश्वेश्वर जी का दर्शन लेना है तभी हमारे जीवन के सारी कार्य पूरे हुए, वैसे उन लोगों को हज को जाना जरूरी है। अगर अमृता प्रीतम जी मेरी सौगात कबूल करती है तो मेरी आधी हज हो गई। मेरी आज मेरा मेरे जीवन का श्रेष्ठतम कर्म जो है उसमें से आधा काम मैंने पूरा कर लिया। इतना इन साहित्यकारों के, इतना इन लेखकों के, इतना इन श्रेष्ठतम कलाकारों के व्यक्तित्व में एक विशेष हुनर होता है। ये लोग आम लोग नहीं होते, ये लोग बहुत ही श्रेष्ठतम लोग होते हैं। और इनके द्वारा रची गई कविताएं ये किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आसानी से प्रभावित कर सकते, अपने कार्य में उत्साह उत्पन्न करता। आप कभी अमृता प्रीतम जी को पढ़े, मैं तेनू फिर मिलांगी, कहा मालूम नहीं मैं तुम्हारे कागज पे एक लाइन बन के आऊंगी। ऐसी बहुत सारी श्रेष्ठ कल्पनाएं उन्होंने लिखी है। जब भी आप अकेलेपन या थोड़े मायूसी में चले जाओ, अमृता प्रीतम जी को, उनको, उनके शब्दों में, उनके भावनाओं से पढ़ो, आप खुश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। सर, अमृता प्रीतम की जो पिक्चर है पिंजर, हाँ जी, उसको बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब टचिंग मूवी है ये बहुत पिंजर। बहुत है पिंजर, बहुत शानदार मूवी मैंने जी, देखी। बहुत शानदार मूवी है। चार बहनों के जीवन पर बनी हुई है और बहुत सुंदर मूवी है। सर, यहाँ पे- हाँ हाँ सर, हाँ सर ये अमृता प्रीतम के बारे में मेरे पास कुछ साहित्य है और कुछ उनकी रेयर फोटोज हैं, वो मैं ग्रुप में भेज भेज सकता हूँ सर? बिल्कुल, अरे बिल्कुल भेजिए सर, बिल्कुल, क्यों नहीं भेजिए। ये सारी जानकारियां आपको इस उंगली की अभ्यास को हमेशा याद रखेंगे। मेरे पास कुछ उनकी बुक्स का पीडीएफ है सर। बिल्कुल श्रेष्ठ भेजिए भावनाओं सर। की गाथा है, वो एक दो जो बुक्स और हैं सर। जो लोग बहुत ही कोमल अंतकरण वाले हैं वो तुरंत उसको डाउनलोड करेंगे और आजीवन उसका लुत्फ उठाएंगे। ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है सर, मैं इसीलिए तो आपको मानता हूं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों के पास होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी उंगलियों और अंतस्त्रावी ग्रंथियों के बीच गहरा संबंध है। यदि थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति की उंगलियां छोटी होने की संभावना रहती है। गंभीरता से लें, उंगलियां बड़ी होनी या छोटी होने की स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। आपके गर्भ की स्थिति है। आप जब गर्भ में थे तब आपके थायराइड और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का काम कैसा रहा, उसका विकास कैसा रहा, उसके ऊपर ये सारी चीजें, जब बालक जन्म लेके आता है उसका आगे का विकास शुरू होता है। इन ग्रंथियों के सटीक काम करने के बाद ही आपके सारी शरीर की बनावट है। भिन्न आकृतियों वाली छोटी उंगलियां और पैर की उंगलियां आमतौर पर देखी जाती है कि छोटी उंगली के सिरे चौकार चौकार आकार के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के स्वाभाविक शरीर शरारती स्वभाव को दर्शाते हैं। उंगलियां मुड़ जाती है और पारंपरिक सूझबूझ, कार्यकुशलता आदि गुण विकसित करती है। भाले के आकार की नोक व्यक्ति में स्वतंत्रता और उत्साह पैदा करती है। वही दूसरी ओर छोटी उंगली की नुकीली नोकें लाभकारी नहीं मानी जाती है। नुकीली नोकों के बुरे गुण जैसे लक्ष्यहीनता, जोखिम, जल्दबाजी आदि व्यक्तित्व जीवन को असफल बना सकते हैं। नुकीली, बहुत नुकीली पॉइंटेड उंगलियां अगर छोटी हो गई तो लक्ष्यहीनताहीन लोगों की एकाग्रता नहीं होती है, जोखिम किसी भी हद तक जाके लेते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, अंत में जीवन को चूक जाते हैं।
अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में हादसे होंगे क्या। मित्रों, हादसे आपके लिए लिखे नहीं, आपने हादसों को आमंत्रित किया है। भगवान को कोई पड़ा नहीं कि आपके जीवन में एक्सीडेंट करे, आपके जीवन में कोई गंभीर बात बने, कोई आपका कत्ल करे, कोई आपकी जान ले, या आप ऊपर से कहीं गिर जाए, किसी को कुछ पड़ा नहीं। और भगवान की कोई इच्छा भी नहीं होती। ऐसा नाट्यमय जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उसी के कारण हम बहुत सारी दुष्ट शक्तियों को आमंत्रित भी करते हैं। हमारी गलतियां हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है। हमें कभी भी प्रकृति को या कुदरत को गलत नहीं कहना। संजोग नहीं होता है, हर चीज के पीछे इतिहास है। कई बार हम हमारी गलतियों से भागने के लिए सारा इल्जाम समय पे लगा देते हैं। देखो, कल तक तो कुछ नहीं था, अभी तो कुछ नहीं था, अब कैसे हो गया। ये अब कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत पहले इसकी नींव रखी जा चुकी है, बहुत पहले बीज बोए जा चुके हैं। अब वो यथा समय आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। आप प्रकृति से संघर्ष करना बंद करो, खुद के अंदर मस्त रहो, हर फन मौला हो जाओ। किसी को आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न कायिक न वाचिक, आपके शरीर से भी नहीं, आपकी जबान से भी नहीं। और देखिए, आपके जीवन की जो ये रुद्र वीणा ये झंकारने लगेगी, बजने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम अक्सर गलत व्यवहार, गलत निर्णय, गलत विचार, गलत सोच के कारण खुद के लिए बहुत बड़ी आपत्तियां मोल लेते हैं। देखिए, अब लक्ष्यहीनता हो जाएगी, जोखिम, जल्दबाजी, ये ऐसे लोग कई बार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लो, सेल्फी लेने के लिए पहाड़ के बिल्कुल नुकीले हिस्से पर चले जाएंगे और सेल्फी लेंगे, और पता चलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए। वो पहाड़ की क्या गलती है, आप गलत कर्म करते हैं। आपका व्यक्तित्व आपको सही या गलत दिशा में ले जाने के लिए कारण है। आपके जीवन में कोई हादसा लिखा हुआ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इंसान का भविष्य वो निरंतर लिखता है, भविष्य तय नहीं है। अब ये बहुत बड़े विधान को मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि वैदिक वाले भावचलित अंतरदशा, महादशा, इनके माध्यम से बहुत सारी बातें गंभीरता से आने वाले समय की बताते हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि भविष्य केवल आपके ही द्वारा निर्मित है, भविष्य का अस्तित्व नहीं है। हर चीज की नींव आपने कहीं ना कहीं रखी है, और वो यथा समय आपके सामने आई। तो इसमें हम ग्रह तारों को या समय को क्यों बुरा कहें। हम कहेंगे ये हमारे कर्मों के फल है, हम कहेंगे ये एक हिसाब चुकता हो गया, और धन्यवाद दे के आगे निकलेंगे, और वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो जीवन सरल हो जाएगा। जीवन सरल करने के लिए जीवन में कोई रेखा नहीं। लोग पूछते हैं कि आप हाथ में बताएं क्या है मेरे जीवन में, सब अच्छा होगा, सब अच्छा है। आपने क्या किया इसका पहले आप अभ्यास करें। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं किसी का भविष्य बताने के लिए आया ही नहीं हूं। मैं केवल जिज्ञासा साझा करने के लिए आया हूं। आप स्वयं सभी लोग ज्ञानी पुरुष, तेजस्वी और श्रेष्ठतम अभ्यासक हो। मैं आपके सामने कोई अभ्यास की चेष्टा नहीं करूंगा। आपको आपके विचारों को एक मेरे विचारों से थोड़ा सा एक यात्रा आपके साथ करूंगा, मेरे विचारों से आपको निवेदन देने का प्रयास करूंगा। विज्ञान कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है, अभी इसका उंगली के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। पिट्यूटरी से जीएच और आईजीएफ निकलता है, ये भी ये हार्मोन्स है। यही लंबी हड्डी और मेटाकार्पल यानी हथेली की हड्डी को लंबा करता है। बचपन में जीएच की कमी होने पर हाथ पैर शरीर के अनुपात में छोटे छोटे रह जाते हैं। इसे डॉक्टर प्रोपोर्शनेट शॉर्ट सेक्सुअल विथ स्मॉल हैंड्स ऐसे करते हैं। थायराइड T3 T4
आपकी विशुद्ध चक्र। थायराइड हार्मोन हड्डी की परिपक्वता को तेज करता है। स्केलेटल मैच्योरेशन कहते हैं उसको विज्ञान में। जन्मतः हाइपोथायराइड वाले बच्चे जिनमें थायराइड की दिक्कतें होती है, उनके हाथ की दूसरी मेटाकार्पल की लंबाई का अनुपात बदल जाता है, और कई केस में शॉर्ट स्टैच्यूटरी एंड ये जो विधान है, ये इसको मैं बाजू में रखता हूं, थोड़ा सा संदिग्ध विधान, मतलब थोड़ा कठिन विधान है। छोटा कद और छोटी उंगलियां इसके कारण बनती है। रिपोर्ट हुआ कि एक तुलना अध्ययन में यही पाया गया कि हाइपोथायराइड बच्चों का हाथ का अनुपात हाइपोपिच्यूरिटी बच्चों से अलग होता है, जिसमें साधारण एक्सेस से इसको पहचाना जा सकता है। ब्रैकीडेक्टाइल और कद, देखिए ये सारे विज्ञान के ऐसे अब आयामों को हम स्पर्श करेंगे जिसमें आपकी थोड़ी मुझे एकाग्रता, थोड़ा हौसला और थोड़ा स्वाध्याय, तीनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें डूबना चाहेंगे तो मैं इस कक्षा के बाद आपको आजीवन सहयोग तो करूंगा ही, तभी आप इस सारी कॉन्सेप्ट को उपलब्ध हो पाएंगे। एक सर्वे में 752 छोटे कद वाले बच्चों का अभ्यास किया था। बच्चों में ब्रैकीडेक्टाइल टाइप A3, सबसे छोटी उंगली का आखिरी पोर छोटा होना, सामान्य बच्चों से ज्यादा मिला, 27% बनाम 17%। सामान्य बच्चों में सबसे छोटी उंगली का आखिरी पोर छोटा। देखिए मित्रों, मेरी ये कनिष्ठा है, कनिष्ठा का ये अगर आखिरी पोर छोटा हो जाता है तो एक स्वभाव में व्यक्तित्व आता है। वो व्यक्तित्व ऐसा कि मुझे लॉ पसंद नहीं होता, मुझे कायदा पसंद नहीं आता, लॉ की पढ़ाई करने में या कूटनीति में मैं कमजोर हो जाता। अब ये जो है ना, ये क्यों होता है? हमारे व्यक्तित्व में वो गुण तो आता है, सबसे छोटी उंगली का सबसे आखिरी छोटा होना, छोटा पोर छोटा होना। सामान्य बच्चों में अगर 17 है तो ये ब्रैकी डेक्टाइल टाइप A3, इसमें ये 27% बढ़ जाता है, और ये लोग फिर कई बार कूटनीति में पीछे रह जाते हैं। ये जो ब्रैकीडेक्टाइल टाइप A3 नाम का जो हार्मोन है ना, ये इंसान के केवल विकास के, शरीर के विकास के और शरीर की विशिष्ट रचनाओं के लिए काम नहीं करता, व्यक्तित्व पर भी काम करता है। पुरानी हस्तरेखा पुस्तकों में छोटी उंगली बराबर कमजोर जीवन शक्ति ऐसा बताया। आज हम जानते हैं कि वह जीवन शक्ति अक्सर थायराइड और पिट्यूटरी की कार्यक्षमता थी। उंगली की लंबाई केवल हार्मोन से नहीं बल्कि जेनेटिकल, पोषण, जन्म के समय की स्थिति और परिवार की बनावट से भी तय होती है। यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत निदान नहीं। यदि आप आपके परिवार में लगातार यह लक्षण देखते हैं, छोटा कद, छोटी उंगलियां, उंगलियों के असामान्य छोटेपन, लोगों में थकान बहुत है, ठंडा लगना है, वजन बढ़ना है, विकास में देरी है, तो ऐसी स्थिति में एंडोक्रोनियोलॉजिस्ट के पास जाके बेसिक जांच करवानी पड़ेगी। एंडोक्रोनियोलॉजिस्ट यानी आपकी अंतस्थ ग्रंथियों के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति, जो आपकी 7 अलग अलग अंतर ग्रंथियां हैं, अंतस्थ ग्रंथियां, उनके ऊपर ये लोग आपके काम करते हैं, और आपके विकास में कहाँ दिक्कत आ गई इसका एक सटीक अभ्यास आपको बना के देते हैं। मैं थोड़ा हल्का सा ये अभ्यास आपके सामने रख रहा हूं, ये अभ्यास थोड़ा और गहन होगा आगे, देखते हैं क्या होता है। सर कनिष्ठा की पिक्चर बना दीजिए। कनिष्ठा का पिक्चर, कनिष्ठा का, हाँ नीचे के पोर का ना बता दीजिए सबको। एक मिनट, ये कनिष्ठा हो गई आपकी। अब इसके ये जो पोर है ना, ये तीनों अनुपात में चाहिए, एक दूसरे के अनुपात में, यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये तीनों एक जितनी होनी चाहिए। मान लीजिए 20 मिलीमीटर है
तो ये तीनों 20 है क्या? हाँ, संभव है कि ये छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसे अभी जिस चीज की मैंने बात करी ना, इन लोगों में ये बहुत कम हो जाती है। 5, 6, 7 एकदम कम हो जाती है मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर के बढ़ गए और ये छोटी हुई। अब उसमें से कौन सा ज्यादा बड़ा है, उसके ऊपर भी आपके जीवन का संतुलन तय होगा, व्यक्तित्व बदलेगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात, इसके द्वारा आपके विचार और कार्य करने की प्रणाली बदलेगी। कनिष्ठा सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है हस्तरेखा। ये एक ही ऐसी उंगली है जो आपके जीवन को नजरिया ही बदल देती है। आपको नर से नारायण करने की क्षमता कनिष्ठा रखती है। सर जो जैसे ये पहले पोरे पे 2 लाइन होती है, फिर नाप कहाँ से लेते हैं? पहले पोरे पहले वाली लाइन से या दूसरी वाली लाइन तक? रेणु बंसल साहिबा, आप पुनः एक बार पूछे, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्या कहना है। सर जैसे जो नीचे वाली गांठ होती है उसमें डबल लाइन होती है। देखिए, ये आप ना, मैं पुनः एक बार यहाँ पे और एक चित्र निकाल, यहाँ एक है, संभवतः यहाँ 2 होती है। हमें नीचे वाली लाइन को पकड़ना है, ऊपर वाली नहीं। जहां आपकी उंगली का मोड़ होता है, जहां वो झुकती है, वो लाइन महत्वपूर्ण है। अक्सर नीचे वाली लाइन पे आपकी उंगली मुड़ रही है, झुक रही है, इसको ध्यान में लीजिए। साइंस समझ लीजिए, इधर भी मान लीजिए 2 है। कौन से लाइन पर आपकी उंगली मुड़ती है या झुकती है, उसमें बेंड कहां से आता है, ये आपको समझना होगा। वो लाइन आपकी उस पोर के लंबाई की महत्वपूर्ण आधार होगी। जैसे ये महत्वपूर्ण, अगर यहां से मुड़ रहा है, ज्यादातर आपकी उंगली जो है ना, पोर के ये 2 जो लाइन होती है ना, उसके दूसरे लाइन से ही मुड़ती है ज्यादातर। तो यहाँ पे ये दूसरा और ये यहाँ पे दूसरा, तो इसके बीच का अंतर आपको गिनना है। सिर से गिनेंगे तो इसके बीच का अंतर गिनना है। यहाँ पे सीधा गणित चालू हो गया। यहाँ पे हस्तरेखा में गणित चालू है। यहाँ पे जब आपको गिनने का काम आता है ना, आपके पास गणित। सौभाग्य इतना ही है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको किसी सूत्र को याद नहीं रखना। डर्मेटोग्राफिक्स में तो सूत्र दिए जाते हैं, वो भी एडवांस डर्मेटोग्राफिक्स में, बेसिक में नहीं। इसमें आपको केवल अनुपात गिनने के लिए लंबाई को गिनना होगा। और यहाँ आपकी जब हथेली को जुड़ती है ना ये, वहां पर भी 2 लाइनें कई बार होती है। आपको उन 2 लाइनों में से जहां आपकी उंगली मुड़ी, जहां से बेंड हो गई, उस लाइन को प्रमाणित पकड़ना और वहां से उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि वही उसका उसकी लंबाई का मुख्य आधार है। बहुत अच्छा सवाल पूछा बंसल जी आपने, रेणु जी। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया है? हाँ जी सर। अच्छा। सर मैं भी कुछ पूछूं? हाँ जी सर, बिल्कुल पूछे आप। सर एक चीज बताइए, अगर तीनों पोर की लंबाई अलग अलग हो तो फिर उस केस में भी ऐसे भी केस होते हैं क्या? अरे सर, उसके ऊपर 50 घंटों की कक्षा हो सकती है, इतना बड़ा काम है ये। क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे तो तीनों पोर का साइज अलग है, वो मतलब बराबर नहीं है, आपने बताया बिल्कुल ना अलग है बराबर। साहब। एक आदमी के 30 पोर हो गए, 30। यस यस। और 30 पोरों पे 5 घंटे हम हाथ देखते हैं साहब, आदमी का। 30 पोरों पर, केवल आदमी के 30 पोरों पर 5 घंटे सत्र चलता है। कई बार लोग थक जाते हैं तो हम 3 दिन 4 दिन हाथ देखते हैं उनका। ओ अच्छा। ओके। ये ऐसे मनोरंजक बातें हैं। इसमें कितना, देखिए साहब, ये कक्षा 150-200 घंटे की भी हो जाएगी, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे, ये आदमी क्या पढ़ा रहा है। धीरे धीरे आदमी के मस्तिष्क में थकान आने लगती है, रोमांच लंबे समय तक नहीं रह सकते। इसीलिए छोटी छोटी मिसालें आपको थोड़ी फ्रेश रखने के लिए मैं डाल देता हूं। विज्ञान जिसको पढ़ना है ना, उसके अंदर बहुत हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी बातें उठा के तुरंत किसी को बता रहे हैं, फिर वो कई बार गलत भी आ रही, कई बार सही भी आ रही। तुक्के लगाने से काम नहीं होता। हमारी प्रतिष्ठा कम इसी के कारण हुई है, क्योंकि ये शास्त्र को शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने देखा ही नहीं। ये तो इतना बड़ा गहन अभ्यास है, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, हस्तरेखा खत्म नहीं होगी।
कई जीवन खत्म हो जाएंगे, इसका अभ्यास खत्म नहीं होगा, ऐसा है। इसलिए कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप वैदिक टैरोट या वास्तु करते हो, तो मैंने बोला भाई मैं इसी एक ही चीज को 1% भी नहीं पढ़ पाया हूं, तो मैं दूसरे की तरफ कहां जाऊं, मुझे 100 तक जाना है इसमें, तो मेरे पास तो अभी 1% भी नहीं आया। इतना ये अभ्यास गहन है। गहन क्यों है? क्योंकि आप मेरे विधान की तरफ थोड़ा ध्यान दो। जितने व्यक्ति उतने हाथ की रचनाएं हैं। हमारे पास कोई सूत्र ही नहीं कि कौन से सूत्र में हाथ को हम बांधे। वैदिक क्यों आसान लगता है लोगों को? क्योंकि वहां पे 12 घर हैं, प्रमाणित सूत्र है, गणित। यहाँ तो 850 करोड़ लोग, 2 हाथ मतलब 1700 करोड़ अलग अलग प्रकार हो गए। उनकी 10 उंगलियां, उनके 30 पोर, उनके वापस 10 चिन्ह। अरे ये थकाने देने वाला काम है। इसलिए मैं स्वयं आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता, मैं ही धीमी गति से चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये उतरेगा ही नहीं, ये फेंक देंगे आप थोड़ी देर में उठा के, ध्यान में भी नहीं है। तो आपके पोर भी बहुत बड़ा अभ्यास देते हैं। देखिए ये यात्रा मैं अभी रोज लिख भी रहा हूँ, बहुत सारे फोन मुझे आ रहे हैं, तो मैं सबको बोल रहा हूँ आप ऐसा ना समझे कि ये यात्रा खत्म हो गई, 50 घंटे खत्म हो गए। बजाज नामक ग्रह आपकी कुंडली से जुड़ गया, ये ध्यान में रखें। जब भी आपको जरूरत है आप मेरे साथ बात करें, जो भी जानकारी चाहिए मेरी जो भी होगी, मैंने जितनी भी पाई है वो शुद्ध रूप से 100% दे दी जाएगी। और आपको निरंतर अभ्यास करने में मैं आपका हौसला भी बढ़ाऊंगा। अलग अलग संशोधन कार्यों में मैं आपकी मदद लेके मेरे संशोधन कार्यों को अंजाम भी दूंगा। तो ये यात्रा करेंगे, लंबी करेंगे, मजेदार करेंगे। आप ऐसे ही सचेत रहें, ऐसे ही बात करते रहें, सवाल करते रहें, तो मैं और भी बहुत सारी जानकारियां दे सकता हूं। आइए अब लंबी उंगलियां और अलग अलग आकार के सिरे, लंबी उंगलियां और उनके सिर अलग अलग। लंबी उंगलियों के सिर और लंबी उंगलियां छोटी उंगलियों के व्यक्तित्व में एक भारी अंतर आता है। लंबी उंगलियां छोटी उंगलियों से बिल्कुल विपरीत है। जैसे हमने देखा था छोटा हाथ बड़े हाथ से विपरीत है, वैसे छोटी उंगलियां बड़ी उंगलियों से विपरीत है। दोनों भी अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की पसंद, स्वभाव, मानसिकता छोटी उंगलियों के लोगों से भिन्न, विपरीत हो सकती है। ऐसे लोग धीरे धीरे बोलते हैं और अपना सारा काम धीमी गति से करते हैं। उन्हें गहन ज्ञान की चाह होती है, वे भावुक भी होते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा आप और आपके जीवन साथी का आप ये अगर जान लेना, तो जीवन साथी और आपके तालमेल में बहुत बहुत मजा आ जाएगा। लंबी उंगलियां गहन ज्ञान लेंगे, धीमी गति से काम करेंगे, बड़े शास्त्र शुद्ध रूप से करेंगे, बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो भावनाओं के द्वारा आहत हो जाते हैं। मान लो आपके यहाँ कोई महिला कर्मचारी है जो आपके घर में पोछा लगाने का काम करती है, बड़ा अच्छा काम है लेकिन धीमा काम है। आपने गलती से कभी कह दिया ना, क्या काम किया है, थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आता है, आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, बड़ी दुखी हो जाएगी और कल से काम पे नहीं आएगी। आप उनको अगर हौसले को बढ़ाओ और उनको अगर कहो इसको एक बार और थोड़ा चमकाओ, देखते हो और चमकेगा। शब्दों को बदले, दृष्टिकोण को बदले, प्रकृति से संघर्ष ना करें, प्रकृति के साथ सहज हो जाए। देखिए यही लोग आपके आपके हित में इतना लंबा काम करने लगेंगे कि संभवतः आपका घर हीरे के जैसा चमकने लगेगा, सब जगह मजा आ जाएगा आपको रहने का। ऐसे लोग बहुत हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, हिसाब रखना उनका स्वाभाविक स्वभाव है। ऐसे लोग दूसरों में दोष ढूंढते हैं और उनके काम में दखल देने की आदत होती है।
निरंतर दूसरों की आलोचना करना इनका स्वभाव है। एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑर्डिनरी पीपल टॉक्स अबाउट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल टॉक्स अबाउट इवेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल टॉक्स अबाउट इनोवेशंस। कितनी मजेदार बात है। जो लोग निरंतर दूसरे लोगों की बात करते हैं वो अत्यधिक सामान्य लोग हैं, लेकिन जो लोग हादसों की बात करते हैं, घटनाओं की बात करते हैं, घटनाक्रमों पे बोलते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान जो होते हैं वो कभी लोगों की बात भी नहीं करेंगे और किसी घटना की बात भी नहीं करेंगे, वो केवल नए संशोधन पर की बात करते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं आपके जीवन से। तो ये ध्यान में रखें, लोग आपके जीवन में कौन से हैं, कौन से लोगों से दोस्ती करनी है और क्या लेना है। कौन लोग आपको नए इनोवेशंस दे रहे हैं, नई बातें आपको बता रहे हैं, नए संशोधन की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से दोस्ती करें। बहुत सारी चीजें जीवन में आ जाएंगी। लोगों की बात करने वाले से दूर रहें, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी नहीं मिलाते, ये समय बर्बाद करते हैं। बड़ी उंगलियों वाले लोग जो होते हैं बहुत हिसाब किताब और इनका स्वभाव सख्त होता है। ऐसे लोग दूसरों में दोष बहुत जल्दी ढूंढते हैं और उनके काम में दखल भी। यदि ऐसे लोगों के हाथों में कई अशुभ चिन्ह हो तो लंबाई उंगलियां दूसरों को प्रभावित कर सकती है। तो ये लंबी उंगलियां दूसरों को प्रभावित करेंगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि बुद्धिमत्ता उंगलियों की लंबाई पर निर्भर होती है। कहां से गिनते हैं आपको बुद्धिमत्ता? हस्तरेखा में आपने आज तक बुद्धिमत्ता कहां से गिनी? अक्सर हम बुद्धिमत्ता रवि रेखा या मस्तक रेखा से गिनते। कई बार रवि रेखा छोटी होती है, लेकिन लोग तो बड़े तेज बुद्धिमान भी होते हैं। कई बार मस्तक रेखा आपकी जीवन रेखा से जुड़ी होती है। कई बार वो बिल्कुल गुरु से शुरू हो जाती है, गुरु पर्वत से। कई बार वो मंगल पर्वत से शुरू हो जाती है। फिर भी लोग बुद्धिमान बहुत सारे मिलते हैं। फिर आप उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाणित अभ्यास कहां से? बुद्धिमत्ता का प्रमाणित अभ्यास करने के लिए एकमात्र सटीक अभ्यास उंगलियों की लंबाई है। हालांकि यह भूलना नहीं चाहिए कि हाथ की उंगलियां बहुत लंबी हो अशुभ संकेत देती है। अति सब जगह वर्जित है। उंगलियों के जोड़ सहित और बिना जोड़ वाली उंगलियां उनके जोड़ सहित कैसे दिखेंगी और बिना जोड़ वाली उंगलियों की लंबी उंगलियां कैसे होंगी? यदि उंगलियां लंबी और गांठ नहीं हो, ऐसे लोग किसी विचार या सोच को तुरंत समझ लेंगे। लेकिन यदि उंगलियां गांठदार हो, ऐसे लोग चिकित्सा स्वभाव के होते हैं और इसलिए हर चीज का विश्लेषण करते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से उनके सभी कार्य धीमी गति से होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सफल होने के लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ समझ रहे हैं मैं कितनी गंभीर बात बता रहा हूं? आपके जीवन की सफलता आपकी उंगलियां तय करती है। अब कितने अच्छे हुनर हैं इनके पास, स्वाभाविक रूप से सभी कार्य धीमी गति से जानबूझ के समझ के और बड़ी शास्त्रीय रूप से करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है? इनकी कार्य की धीमी गति। हमें जीवन में समय के साथ चलना होगा। समय चूका और हमारे सारे कार्य का फल कोई दूसरा ले जाए। समय ही सबसे गतिमान, श्रेष्ठ और आपको जीवन में आगे ले जाने का काम कर सकता है। इसलिए जो आदमी समय की रफ्तार से चला उसका जीवन सफल है। और सफल जीवन में ये आदमी समय के साथ अपना तालमेल भी बैठाता है, तो उनके जीवन की गति जो है ना अच्छी बनी रहती है। ये लोग कम मेहनत में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी उंगलियों वाले हैं, गांठदार उंगलियां हैं, ऐसे लोगों के कार्य की धीमी गति उनके जीवन में सफल होने के लिए कई बार आपत्ति हो जाती है। हर चीज के लिए मेहनत करते हैं। उनकी आदत ही वही है कि वो समझे बगैर आगे ही नहीं जाते।
उनको समझना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज को जांचे परखे समझे प्रमाणित करें और फिर आगे बढ़े। मिसाल के तौर पे हमारे पास आभाजी है, लंबी उंगलियां हैं, और उनका एक ही सवाल 2 दिन से वापस आ रहा है कि मैं मेरे खुद की उंगलियों को प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं। अगर उंगलियां छोटी होती तो संभवतः आभाजी ठीक है, अभ्यास तो मैंने समझ लिया, जब अब उंगलियां गिनने का समय आएगा तब मैं उसको देख लूंगी। इतनी आसानी से नहीं निकल सकते साहब ये खुद की देखेंगे और सबकी देखेंगे, जब तसल्ली होगी तभी आगे बढ़ेंगे, या वहीं पे रुकेंगे, थोड़ा समय वहां पे वो खर्च करेंगे, अभ्यास को प्रमाणित करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसकी वजह से कई बार इनके जीवन में इनकी जो बस है ना छूट जाती है, और ये लोग फिर कड़ी मेहनत से जीवन में आगे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो निकल गई, फिर अभी हमको वहां पे पहुंचना है तो कुछ और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आभा जी, क्या आप इन चीजों को महसूस करती है आपके जीवन में? मैं केवल बड़ी उंगलियों के आधार पे बोल रहा हूँ, बाकी चीजें मुझे मालूम नहीं है आपकी उंगलियों की गांठ बड़ी विकसित है या नहीं है, फिर भी ऐसा आपके बात करने के और आपके काम करने के तरीके से मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको पूछा। पतली सर मैं उंगलियां, हाँ हाँ जी बोलिए आप। कंफ्यूज हूँ मैं सर। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी गांठ, आपकी उंगलियां गांठदार हैं, गांठ विकसित है आपकी उंगलियों की? सर नहीं। नहीं है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, हम इसके ऊपर आपको प्रत्यक्षात देख के ही बात करेंगे। पतली उंगलियां लंबी उंगलियों के मामले में यह देखना महत्वपूर्ण है कि उंगलियां पतली या मोटी। कई बार बहुत पतली पतली उंगलियां होती है और लंबी होती है। यदि उंगलियां पतली हो और लंबी हो तो वो लंबी उंगली के गुण बढ़ाते हैं, जिससे वे कई बार हीन स्वरूप की दिखती है। पतली पतली लंबी उंगलियां अच्छी नहीं दिखती है, वो कुछ अलग ही दिखता है, हड्डियां दिखती है सारी। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग बहुत चालाक, धूर्त, जेब कतरे आदि भी हो सकते हैं और कुकर्मों का धंधा करते हैं। अगर लंबी उंगलियां थोड़ी मोटी है तो व्यक्ति में पशुवत इच्छाएं कम हो जाएंगी, यानी ऊपर वर्णित पतली उंगलियों के जो गुण है ना वो कम हो जाएंगे। उंगलियां अपने आप में दिखने में भी एक प्रमाणित अच्छी दिखनी चाहिए, और वो थोड़ी हल्की सी मोटी रहे तो बड़ी उंगलियों का वो एक खूबसूरत आकार भी होगा, और व्यक्तित्व में थोड़े ये जो कुकर्म का विचार है वो थोड़ा कम हो जाए। पेरिस अगर आप कभी जाओ, और पेरिस की अलग अलग गलियों में जब आप कहीं घूमो, विशेष रूप से आईफेल टावर है, चैटियो दो वर्साय है, लूवर म्यूजियम है, आपका जो टूर गाइड है ना वो आपको बार बार बोलेगा, भाई साहब अपने बटवे, अपनी पॉकेट्स, अपने पैसे संभालिए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपकी जेब कब कट गई और पूरा पैसा चला जाएगा, और आप देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी को पकड़ा भी रंगे हाथ, तो भी वहां गुंडे माली लोगों की इतनी बड़ी गैंग है, वो आके सीधा आपको ही पीटना चालू कर देंगे और भाग जाएंगे। तो इसकी जगह आप खुद का बचाव, खुद की रक्षा करो। निग्रो लोग जो है ना, काले रंग वाले होते हैं, अफ्रीकी अफ्रीकी निग्रो लोग पेरिस में बड़ी मात्रा में, और सारे कुकर्म बड़े दुर्भाग्यशाली काम करते हैं। पैसों के लिए जान लेना उनके नित्य कर्मों का भाग है, और सर बहुत चीट करते हैं सर वो वहां पे। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत भयंकर व्यक्तित्व है। वो व्यापार के बहाने भी आपसे जुड़ते हैं, लॉकेट्स है, की चेन्स है, कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई सोवरिन, कोई चीजें, यादगार चीजें भी बेचते हैं वहां की। आप उनसे व्यापार व्यवहार करने में जाएंगे, आपको वो लूटेंगे, बर्बाद कर देंगे। एक बात तय करेंगे, व्यवहार दूसरी तरीके से पूरी करेंगे। तो आप पेरिस में तो बहुत संभालिए खुद को, बाकी दुनिया का
मैंने उतना नहीं देखा जितना पेरिस में, तो बहुत उन लोगों का आतंक है। तो ध्यान में रहे, ये ऐसी चीजें, पतली पतली लंबी उंगलियां ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण काम के लिए अच्छी है। लंबी उंगलियों और उनके सिर, उंगलियां यदि लंबी हैं और सिर चौकोर है, तो ऐसे व्यक्ति में समय की पाबंदी, व्यवहारिक ज्ञान और तार्किक बुद्धि जैसे गुण होते हैं। चौकोर सिरे, अब आपको ये कुछ आसान लगता होगा, क्योंकि चौकोर हाथ, चौकोर उंगलियों के सिरे, फिर वो हाथ का जो है स्वभाव, वही आपके उंगलियों के पास, उंगलियों के सिर में भी आ गया, और वही आगे चल के उंगलियों को भी आपको नाखूनों के माध्यम से समझते वक्त यही सारी जानकारी मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना, चमचाकार, चौकोर, नुकीले, ये जो सारे अलग अलग आकार प्रकार हैं, हम जो अलग अलग 6-7 आकार प्रकार पढ़ते हैं, वो सारे एक ही अभ्यास के अलग अलग नाम हैं। वही भाले के आकार की उंगलियां यानी नुकीली, उनके अगर सिरे वैसे होते हैं तो उत्साह, स्वतंत्र भावना और गुणों को दर्शाते हैं। ऐसे लोग भिन्न सामाजिक और शोध कार्यों के जनक बनते हैं। अगर ऐसी उंगलियों के सिरे गोलाकार हो तो व्यक्ति में कला, सौंदर्य आदि के प्रति प्रेम जैसे गुण बढ़ जाएंगे। ऐसी उंगलियां मुख्य रूप से भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के हाथ में पाई जाती है। उंगलियां, उनकी लंबाई और प्रत्येक उंगली की कुल लंबाई, उंगलियों के एक दूसरे के साथ अनुपात, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया मित्रों। इसी पड़ाव का मुझे इंतजार था, और इसी पड़ाव पे आपके साथ अब यात्रा और धीमी हो जाएगी। हमने ऊपर उंगलियों की सामान्य लंबाई निर्धारित करने के तरीके देखे। इस संबंध में कहा गया है कि यदि हथेली पर उंगलियों को बंद करके शुक्र पर्वत के मध्य तक उंगलियां पहुंच जाए, मैंने हथेली को बंद किया, मेरी उंगलियां शुक्र पर्वत के मध्य तक पहुंच गई, तो उंगलियों की लंबाई सामान्य मानी जाती है। और अब हम देखेंगे कि हथेली की प्रत्येक उंगली की सामान्य लंबाई कितनी होगी। कुल मिला के हमने उंगलियों की लंबाई को समझा, सभी उंगलियां छोटी है या लंबी है, ये समझा। अब स्वतंत्र रूप से हर उंगली की लंबाई को समझना है, उसकी रचना को समझना है, विज्ञान को समझना है, उसकी ऊर्जा के संपूर्ण संतुलन को समझना। गुरु, शनि, रवि की उंगली और बुध की, यहाँ पे बुध रह गया है, गलती से लिखना, गुरु, शनि, रवि और बुध की उंगली। यदि गुरु की उंगली पहली उंगली के मध्य तक पहुंचती है तो उसे उचित लंबाई कहा जाता है। अब मैं आपको चित्रों के अध्याय से सिखाता हूं। हाँ। देखिए मित्रों, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए चित्र लगाए हैं आपकी उंगलियों के अनुपात के। तो पहले तो मध्यमा आप देखो, ये 3 नंबर जो आपका चित्र लगा है, मध्यमा के पहले पोर के मध्य तक अगर तर्जनी आती है या गुरु की उंगली आती है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही लंबाई की है। इसके ऊपर चली जाएगी तो लंबी हो गई, और नीचे रहेगी तो छोटी हो गई। तो उस उंगली के गुण कम या ज्यादा मात्रा में प्रकट होंगे। शनि की उंगली, यह उंगली बृहस्पति और सूर्य उंगलियों से लंबी होती है। तर्जनी को गिनने के लिए प्रमाण है मध्यमा, अनामिका को गिनने के लिए प्रमाण है मध्यम, कनिष्ठा को गिनने के लिए प्रमाण है अनामिका का पहले दूसरे पोर का सीमा प्रांत, यानी अनामिका के साथ ही उसको गिना जाए। लेकिन अब इन सबको गिनने के लिए
आपको मध्यमा को पहले समझना होगा। और मध्यमा कैसे गिनी जाती है मैंने आपको सिखाया है, देखिए पीपीटी में देखिए। मध्यमा की लंबाई और जीवन तथा हृदय आपके हृदय रेखा की जो शुरुआत है और जीवन रेखा की जो शुरुआत है, इसके बीच में जो एक हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई गिने और उसके अनुपात में मध्यमा की लंबाई गिनेंगे। अगर मध्यमा लंबी है तो जीवन और अंतकरण रेखा की लंबाई से बड़ी, छोटी है तो ये नीचे वाली रेखा से छोटी है। अब बड़ी उंगलियों के अभ्यास के लिए ये जो पढ़ते हैं, इसी के साथ अब मध्यमा अपनी प्रमाणित लंबाई में है या नहीं पहले हमको तय करना पड़ेगा। यहां गणित स्पष्ट हो जाता है। मध्यमा की लंबाई पढ़ो, उसको सटीक रूप से पकड़ो, उसके बाद आप उसकी और तर्जनी की लंबाई समझो। मध्यमा के साथ अनामिका की लंबाई समझो, अनामिका के साथ कनिष्ठा की लंबाई समझो और तर्जनी के तीसरे पोर तक आने वाले अंगूठे की लंबाई कनिष्ठा की लंबाई तर्जनी के लंबाई से समझो। यानी सभी उंगलियां मध्यमा के तरफ आती है अपने लंबाई को गिनने के लिए। देखिए कनिष्ठा और अंगूठा अनामिका और तर्जनी के ऊपर निर्भर है, तर्जनी और अनामिका मध्यमा के ऊपर निर्भर है, मध्यमा आपके जीवन और हृदय रेखा की लंबाई पर निर्भर है। इस अभ्यास को अगर आप प्रमाणित रूप से सीख जाओ, आपकी हस्तरेखा के अभ्यास को कोई नहीं छू ही नहीं सकता, क्योंकि ये शुद्ध हो जाए, इतना संपन्न हो जाएगा, चूकने की संभावना शून्य। जो भी जानकारी देंगे सटीक देंगे और बिल्कुल वही वैसी ही आएगी। हालांकि उंगली की लंबाई का महत्व हाथ के आयामों के संदर्भ में भी समझ में आता है, इसलिए व्यक्ति में उंगली की लंबाई को कोई विशिष्ट अर्थ देने के लिए हथेली की चौड़ाई या मेटाकार्पल हड्डियां समाप्त जहां होती है उसको गिनते हैं, और हथेली की लंबाई उंगलियों की क्रीज और कलाई की क्रीज के बीच की दूरी, जो मैंने अभी, ये क्रीज है सीमियन क्रीज, मैं आगे पढ़ाऊंगा हस्तरेखा में। सीमियन क्रीज, अंतकरण रेखा, हृदय रेखा और जीव मस्तिष्क रेखा एक हो जाते हैं, उसको सीमियन क्रीज कहते हैं, सीमियन लाइन कहते हैं। तो ये दोनों तरीके से पढ़ा जाता है और हमें सबसे ज्यादा प्रमाणित अभ्यास इस तरीके से जाना है। हाथ की जो मोटाई है, हाथ की चौड़ाई और मध्यमा की लंबाई, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो ये ज्यादा प्रमाणित और काफी स्पष्ट अभ्यास हो जाए। सर हमारा जो लेफ्ट हैंड है ना उसमें सीमन लाइन है। अरे वाह, सीमन लाइन है। लेफ्ट हैंड में है मगर राइट में नहीं है। तो लेफ्ट हैंड में तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है साहब। हम सभी लोग ना, ये बड़ी मजेदार बात है, मैं बहुत सारे ग्रुप में लोग लिखते हैं और बात करते हैं तो मैं देखता हूं और मैं कई बार अचरज में पड़ जाता हूँ, संदेह में पड़ जाता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि किस दिशा में ये शास्त्र जा रहा है। और आप ही अब जो बोल रहे हैं ना रावत साहब, आपने संभवतः आपके बाएं हाथ की कीमत कम कर दी है। मैं सही तो, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? सही बोल जी रहा हूँ? सर, वो कहते हैं राइट हैंड की ज्यादा वैल्यू है, मतलब जो भी है नहीं लेफ्ट हैंड में मेरा है सीमन लाइन। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बायां। नहीं सर, ये बोलते हैं ना कि जेंट्स का राइट हैंड और लेडीज का लेफ्ट हैंड देखते हैं, जो भी देखने वाले होते हैं। नहीं, अब मैं इस पर हम जब हाथ को पढ़ेंगे ना तब मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, अभी इतना ही बताता हूँ। लेफ्ट तो मूल स्वभाव है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत शानदार। किसने बताया? रेणु जी ने बताया क्या?
राधा सर मैडम। हमने बताया है। अच्छा, राधा जी ने बता रहे हो, वाह क्या बात। देखिए, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस दो बातें मैंने शुरू में ही बिल्कुल बता दी थी। आपके जीवन में जो भी आपने पाया, जो भी लिया, जो आपके माँ के गर्भ से आया और आपने जीवन की यात्रा में जो भी लिया, वो सारा भंडार एक जगह इकट्ठा होता है आपके बाएं हाथ में, वो सबकॉन्शियस है। और दायां हाथ, राइट हैंड, आपका कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस की जानकारी के बगैर आपका दायां हाथ शून्य है। मिसाल मैं दे दूं, अगर आपने रावत साहब जीवन में कभी ज्योतिष को स्पर्श किया ही नहीं होता, ना तो आपको उसमें कभी रस निर्माण हुआ होता, ना ही जी ज्योतिष शास्त्र का और आपका कोई संपर्क नहीं आया होता, तो आपके सबकॉन्शियस में ज्योतिष की कोई जानकारी या कोई महत्व नहीं होता, तो इस कक्षा को आप आते ही नहीं। इस कक्षा को आने का कारण आपके जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा स्पर्श इस कक्षा से पहले है। आपकी हर चीज, हर बात, हर कार्य आपके अंतकरण में बहुत पहले जन्म ले चुका होता है। वो आपका सबकॉन्शियस है, वो ही आपके कॉन्शियस को आज्ञा देता है कि भाई ये काम पूरा करो। 90% जानकारी आपके सबकॉन्शियस से आती है, मात्र 10% आपके कॉन्शियस से है। राइट हैंड कॉन्शियस है, लेफ्ट हैंड सबकॉन्शियस है। अब आप बताएं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को विज्ञान अगर इस दृष्टि से देखता है, ये सारी साइकोलॉजिकल बातें हैं, मनोवैज्ञानिक ये सारी बातें बताते हैं, मैं नहीं बताता। टर्मिनोग्राफिक्स में तो इसको हम जी बहुत, सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, बिल्कुल सही लॉजिक के हिसाब से सही बताया। आपके पास जो जानकारी है उसका उपयोग करने के लिए आप आपके वास्तविक जीवन का उपयोग करते हो। कभी भी ये ना भूले, आपको दोनों हाथ देखने, कभी भी किसी हाथ की कीमत मत कम करो। कॉन्शियस नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा, सब कॉन्शियस नहीं तो कार्य की नींव ही नहीं रखी जाएगी, नींव नहीं रखेंगे तो कार्य कैसे हो। इसलिए नींव के लिए सब कॉन्शियस जरूरी है, और कॉन्शियस है कि नींव रखते समय जो भी आपत्तियां, दुविधाएं, तकलीफ है, उसको निपटाते हुए आगे लेके जाता है आपको कॉन्शियस हाथ। कॉन्शियस हाथ उतना ही जरूरी है जितना सब कॉन्शियस। कॉन्शियस के लिए सारा जो डाटा है, जानकारी है, सारी जो ज्ञान की एक विशेष पूंजी है, वो आपके दाएं नहीं बाएं हाथ में छुपी है, वहां से आपके पास आती है मित्रों, उसका उपयोग होता है। तो महिला हो या पुरुष, महिलाओं के लिए अगर महिलाएं स्वयं व्यापार में या सामाजिक कार्य में या अर्थार्जन में अग्रसर हैं, इनका अगर सामाजिक व्यक्तित्व काफी मजबूत है, इनका दाया ही देखना है, उसी को प्रमुख समझना है। लेकिन बाएं को पढ़े बगैर दाया नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन पहले समय में दाया क्यों देखा जाता था और बाया महिलाओं का क्यों देखा जाता था, ये समझ लीजिए। बाएं हाथ पर दाएं दिमाग का कंट्रोल है। आपका लेफ्ट हैंड, इसका कंट्रोल है राइट ब्रेन से। और आपका राइट हैंड, इसका कंट्रोल है लेफ्ट ब्रेन से। अब ये जो है राइट ब्रेन क्या करता है, सारी भावनाओं के आधार पर काम, प्रेम, ममता, माया, संवेदनशीलता, सद्भाव, कला, संगीत और संपूर्ण जगत के सभी भावनाशील विषयों को राइट ब्रेन पढ़ता है और वो लेफ्ट हैंड पे कंट्रोल करता है। जब औरतें पढ़ी नहीं थी, जब औरतें केवल घर में रसोई और जीवन के नित्य कर्मों में जुड़ी हुई थी, तो केवल भावनाओं से जुड़ी थी, सारे निर्णय भावनाओं के आधार पर होते थे। वो समय बीत गया मित्रों, उसको 100-200 साल हो गए। उस जमाने में वो बातें कुछ हद तक थी। आज महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शिक्षित
ज्यादा प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण पदों पर, उच्च से उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं और पुरुषों से कई गुना बेहतर निर्णय लेते हैं। ये भी मैं बताता हूं क्यों। ऐसी महिलाओं का राइट तो पावरफुल हो ही गया। राइट ईक्यू है, आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट ईक्यू है, ये इमोशनल क्वेश्चन थे। किस आदमी के पास इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा होता है ना, वो आदमी जीवन में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। महिलाएं उच्चतम स्तर पर जाकर बड़े संतुलित और बड़े मानवतावादी दृष्टिकोण से निर्णय लेती है। पुरुष लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रथमता देके उसी स्तर पे वो निर्णय लेते हैं। उनके पास इमोशनल डिसीजंस बहुत कम होते हैं, लॉजिकल डिसीजंस ज्यादा होते हैं, तर्क ज्यादा होता है पुरुषों के पास, क्योंकि वो सारे काम तर्क के करते हैं। उनके राइट ब्रेन का, उनके लेफ्ट ब्रेन का उनके राइट हैंड पे कंट्रोल होता है। और राइट हैंड क्या करता है? सारे तर्क, मुनाफा, फायदा, आपका व्यापार, व्यवसाय, धीरज, हौसला और लड़ने का काम है। और इसका कंट्रोल आपके राइट ब्रेन के पास है। तो ये कार्य पहले महिलाएं नहीं करती। किसी जमाने में पैसा कमाने का काम महिलाओं का नहीं था। महिलाओं का काम बालकों का संगोपन, रसोई संभालना और जो पुरुष है उनको भावनिक आधार देना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको एक प्रेम का संपूर्ण जीवन उनका प्रेम से भर देना। तो उस समय दाया बाया ये कुछ हद तक महत्वपूर्ण था। आज मित्रों, महिलाएं पुरुषों से कई गुना बेहतर है। मेरी आज तक जितने मेरे पास लोग सीखे हैं, 90% महिलाएं सीखी हैं, पुरुष 10% ही सीखे हैं। और जितने भी लोग सीखे उसमें सर्वश्रेष्ठ अभ्यास महिलाओं ने किया, पुरुषों ने बहुत कम। पुरुष लोगों के पास इतना हौसला ही नहीं है कि इस अभ्यास को लंबे समय तक निभाए। महिलाओं के पास हौसला भी है, क्षमता भी है, क्योंकि कुदरत ने उनको एक बालक को जन्म देने के लिए इतनी बड़ी प्रतिभा उनके शरीर में दे दी। पुरुषों के पास वो है ही नहीं। पुरुष तो भ्रमर जैसा है, पल में यहां पल में वहां, वो किसी के साथ लंबा नहीं चल सकता। जबकि महिलाएं किसी भी विषय को लेती है तो उसके साथ लंबा निभाती है। महिलाओं के पास निभाने का स्वभाव बहुत है। आज आप देखो, 10th के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट, नीट के रिजल्ट्स, जेई के, सब जगह लड़कियां लड़कों से कई गुना बेहतर कार्य। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि कोई भी हाथ अच्छा बुरा, कम या श्रेष्ठ नहीं है। सब कॉन्शियस नहीं होगा तो कॉन्शियस का कोई मतलब नहीं। लेकिन कॉन्शियस नहीं है तो सब कॉन्शियस की जानकारी की कीमत 0 है। कॉन्शियस जो माहौल है, जो कुदरत है, जो प्राप्त परिस्थिति, उससे लड़ता है, उसमें से रास्ता निकालता है। सब कॉन्शियस केवल जानकारी लेके है। लेकिन जानकारी के आधार पर ही लड़ा जा सकता। एक और मिसाल देता हूं मैं। पश्चिम पश्चिम में बंगाल के डिवाइडेशन की बातें चल रही थी, बहुत आतंक फैल रहा था और पाकिस्तान का बहुत ही घिनौना और दुर्भाग्यपूर्ण वर्तन बांग्लादेश पर हो रहा था। और उसका हमें भी बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा था, हमें भी बहुत ज्यादा उसकी दुविधाएं हो रही थी। इतनी समस्याएं बढ़ गई थी 1960-65 के बीच में, इतनी कि एक दिन सैम मानेक शाह जी को इंदिरा गांधी जी ने बुलाया और कहा कि हमें तुरंत आज ही आज बांग्लादेश पे यानी पूर्व पाकिस्तान पे हमला करके उनको पाकिस्तान के चंगुल से निकालो। तो बोले आप उसकी तैयारी करो। वो बोले मैं नहीं कर सकता। तो पंत प्रधान को नहीं कहने की क्षमता केवल उसी के आदमी, वही आदमी जिसको इतनी ताकत थी।
तो वो बहुत नाराज हो गई। उन्होंने बोला कि संभवतः मैं आपको आपके पद से हटा सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा काम पूरा करूंगा। वो बोली तुरंत हटवा दीजिए, मैं इस्तीफा दे रही, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। हमें वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो नेचर है, सबको समझना होगा, और सही समय पे संपूर्ण अभ्यास के साथ, उच्च कोटि की रणनीति के साथ हम जब हमला करेंगे तो एक झटके में उसको अलग करेंगे। तो कुछ हद तक आपकी इंदिरा गांधी थोड़ी संभल गई। फिर दूसरे दिन उनके साथ विस्तार से बात हुई, उनको समय दिया गया, समय थोड़ा उन्होंने ज्यादा लिया, लगभग एक समय तक उसके ऊपर प्लानिंग चलती रही। और जिस दिन संपूर्ण प्लानिंग के साथ हमारे देश ने बांग्लादेश पर यानी पूर्व पाकिस्तान पर हमला किया, एक झटके में 2 हिस्से कर दिए, कोई फेल्यूर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कॉन्शियस की पूरी जानकारी कॉन्शियस को मिली, कॉन्शियस ने एक झटके में पूरा अभ्यास करके खत्म कर दिया। लेकिन बगैर जानकारी के अगर कॉन्शियस करने जाता, उसी दिन हमला कर देता कि पंतप्रधान के ऑर्डर है, संभवतः हमको मुंह के बल गिरना पड़ता। तो आपके जीवन में रावत साहब, अगर आपके हथेली में सीमियन लाइन आपके सब कॉन्शियस में है, तो ईश्वर को आप धन्यवाद दें, क्योंकि आपके पास किसी भी कार्य को अंजाम देने की एक बहुत गहन ललक, आवेश, एक आग आपके अंतरंग में है। जो भी चीज आप चाहेंगे उसको निष्पादित करेंगे, उसको पाकर ही रहेंगे, कोई भी हालत में उसको पूरा करने की आप क्षमता, वो एक प्रेरणा, एक तेज आपके अंतकरण में बचपन से है। और एक चीज के आप पीछे पड़ जाते हो ना, तो फिर कोई दूसरी चीज दिखती नहीं, आप उसको जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक आप रुकेंगे नहीं। ये आपका जो बैकबोन है। ये पागल है, वाइफ तो यूं कहती। बराबर है क्या? हाँ जी सर, वाइफ तो कहती सनकी पागल है, ये अजीब सा ही बंदा है। नहीं सर, पागल नहीं, ये पागलपन आपको आपके अंजाम तक लेके जाने के लिए यही तो नींव रखता है, यही तो आपकी मजबूती है, यही तो आपकी ताकत है। पागल आदमी इतिहास रचते हैं साहब। पढ़े लिखे इंसान, बहुत बुद्धिमान इंसान कुछ नहीं करते, वो विचारों में खो जाते हैं। लेकिन ये पागल आदमी कहां से कहां निकल जाता है। हमको हमेशा पागलों को सम्मानित करना होगा, क्योंकि उनमें करने की धमक है, उनमें कोई भी हद तक जाने की धमक है। तो वो जो प्रेरणा चेतना है, वो सारी आपके बाएं हाथ से आ रही है। दायां हाथ आपका क्या करता है? अभी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, आने वाली 90% जानकारी का उचित इस्तेमाल 10% प्रत्यक्ष परिस्थिति के साथ तालमेल बैठा के उसका उपयोग करना है और जीतना है। इसीलिए तो जीत रहे हैं साहब, आप जीत रहे हैं। आपने बोला कि मैं, कल आपने बोला कि मुझे बहुत सरल सारी चीजों में यश मिल रहा है और बहुत तेजी से मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। एक जो अंतरात्मा में एक ज्योत जली हुई है, एक आग लगी हुई है बहुत सारा ज्ञान लेने की, वो आपकी बहुत बड़ी क्षमता है। और किसी भी चीज के गहन गहराई में उतरने की ताकत भी वही देती है, क्योंकि जब तक हासिल नहीं होता ना, आप उस चीज को छोड़ते नहीं हो। एक ये बहुत शानदार ताकत है आपके पास। व्यापार में भी आप बहुत तेज हो, मुनाफा, आपका घाटा, इसके लिए भी आप बहुत सतर्क रहते हो। और कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे कि जिसमें आपको कोई मिलना नहीं है। ये दान धर्म पुण्य कर्म, मगर ये सारी चीजें बाजू में रखे, पहले मुझे मेरे जीवन को बिल्कुल मेरी तरह से जीने के लिए उच्च कोटि के स्थान पे ले जाना है, तभी मैं रुकूंगा। ये रावत साहब है, क्योंकि सीनियर लाइन इनके लेफ्ट हैंड में जाके बैठी है। आदरणीय, मैं सही तो बता रहा हूँ ना? ये सर सब सही बता रहे हैं सर आप। चलिए मित्रों, मैं बहुत माफी चाहूंगा, कुछ अलग दिशा में चला गया। ये हस्तरेखा की बातें हैं, ये कोई हस्त लक्षण की नहीं है। हस्तरेखा पढ़ेंगे तो हस्तरेखा में ये मैं सारी बातें आपको सिखाऊंगा। 1 सदी से भी अधिक समय से उंगलियों की लंबाई को अनुवांशिक और हार्मोन के संयुक्त प्रभाव में प्रतीत माना जाता रहा है। दुर्भाग्य से उंगलियों की लंबाई का अनुपात आकलन ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। अब तक सभी स्रोतों ने हथेली की एक पहलू की सापेक्ष उंगलियों की लंबाई के अनुपात को परिभाषित किया है। कुछ स्रोत हथेली की लंबाई का उपयोग करते हैं,
अन्य स्रोत हथेली की चौड़ाई का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केवल हथेली की लंबाई या हथेली की चौड़ाई का उपयोग करना तर्क गायब है। ऐसा लगता है कि अतीत में चुनाव केवल मनमानी और प्राथमिकता के आधार पर किए गए थे। देखिए कितना महत्वपूर्ण विधान है। जो पुराना हस्तरेखा अभ्यास है ना, उसमें जो उन लोगों ने धारणाएं की रखी, वो कई बार मनमानी और प्राथमिकता के आधार पर करी गई है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या विज्ञान, इसका बहुत कम उपयोग किया गया। मैंने अभी जो राइट और लेफ्ट ब्रेन की आपको एक्सप्लेनेशन दी और इसके आधार पर हम कैसे विचार करते इसको बताया। इसको नोबेल मिला है मित्रों, नोबेल। डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पायरी ने लेफ्ट और राइट ब्रेन की थ्योरी लिखी और उसी के कारण हस्तरेखा के अभ्यास में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। जब आपके अभ्यास को प्रमाणित विज्ञान साथ देता है तो आपके अभ्यास को फिर कोई नहीं रोक सकता। और नोबेल जिसको दिया जाता है वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं होता, वो जांचा परखा और प्रमाणित अभ्यास होता है, उसी को नोबेल मिलता है। तो पुराने जो लोग हैं, पुरानी जो किताबें हैं, बहुत सालों पहले जो लिखी हुई किताबें, मैं उनकी कीमत कम नहीं कर रहा हूं, मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूं। हमें उन किताबों के अभ्यास को आधुनिक विज्ञान के साथ संयुक्त परिभाषित करना पड़ेगा। उनका है वैसा ही उठा के हम चलते रहेंगे तो संभवतः हमारा अभ्यास 80-90% तक पहुंच जाएगा। आपको 100% पहुंचना है। आपके पुराने अभ्यास को नए अभ्यास के साथ जोड़ना पड़ेगा, बड़ी गंभीरता से इस अभ्यास को ले जाना पड़ेगा। यह अभ्यास नहीं है, ये शेरनी का दूध है। पचा सको तो ही पियो, अन्यथा मत पियो, नहीं तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। हथेली की लंबाई और हथेली की चौड़ाई दोनों के औसत के सापेक्ष में उंगलियों की लंबाई, जिसे उंगली लंबाई का सूचकांक कहा जाता है, कल मैं किस पड़ाव पे लेके जाने वाला हूं उसको देखें, समझे। अगर उस दिशा में बढ़ना है, अभ्यास बढ़ जाएगा, समय ज्यादा खराब होगा, आपकी तैयारी है तो ही समझे। देखिए ये है विज्ञान। ह्यूमन हैंड शेप्स correlated with genetic variations and mutations. Finger length relative to the average palm breadth and palm length. इसमें ये बहुत सारे मैंने स्टैटिस्टिकल अभ्यास दिए हैं और इनके लिए हमें बहुत गंभीरता से हर चीज को बड़ी हौसले के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभ्यास विज्ञान के कक्षा में चला जाए, विज्ञान के हाथ में चला जाए। तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, आपका चुनाव होगा। आप अगर मेरे साथ इस यात्रा में इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। या हम पारंपरिक सनातन निर्मली अभ्यास को आधुनिक विज्ञान का थोड़ा सा स्पर्श देके आगे भी निकल सकते हैं। गहन में उतरना है तो गहन में उतर सकते हैं। सभी लोग शांति से मुझे आज आप ग्रुप पर व्हाट्सएप के ऊपर सभी लोग मुझे संदेश कर देना। कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। जल्दबाजी का डिसीजन आपको इस कक्षा की लंबाई के विस्तार में लेके जाएगा। स्वाध्याय बढ़ेगा, मन में संदेह बढ़ेगा, लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से हल्का सा अभ्यास देखते हुए निकलते जाना है या बड़ी गंभीरता से सारे अभ्यास में घुसना है, आप तय करना। सभी लोग अपने अपने रुझान व्यक्त करना, उस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा। आज का अभ्यास यहीं पर रोकता हूं, 10:30 बज चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछे। अभ्यास को मैं आज यही विराम देता हूं। नमस्कार। आदरणीय